हेलो। हेलो। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में अपन 2 क्वेश्चन पेपर कर लिए थे, है ना। बच्चे पे 3 पेपर आज करते हैं। तो पहले तीसरे पेपर का एमसीक्यू है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट्स आउट, वो येलो पीपीटी। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इज। तो रिएक्शन तो सबका यही है कि पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट का रिएक्ट करके लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट देता है, राइट। बस आपको समझना है कि फॉर्मूले किसमें सही लिखे, जैसे कि इसमें आपकी गलती है इसके फॉर्मूले में, है ना। है ना। हाँ, और यहाँ भी ट्वाइस नहीं है, मतलब ये दोनों के फॉर्मूले गलत लिखे हुए हैं। इसमें क्या गलती है, इसमें भी अगेन ये पीबीआई लिखा हुआ है और इस वाले में ट्वाइस नहीं है। तो करेक्ट कौन सा इक्वेशन दिख रहा है आपको? इक्वेशन बी। समझ रहे हैं क्या? ये मैंने इक्वेशन आपको याद करने भी कहा है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। येलो पीपीटी वाला। ठीक है, चलो अगला देखो। A metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame, forming a white ash Y। आपके बुक का फर्स्ट पेज का एक्सपेरिमेंट। रिबन किस रिबन के फॉर्म में कौन आता है? मैग्नीशियम। ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते अपन एक क्वेश्चन भी पढ़े थे कि वाई वी क्लीन इट बिफोर बर्निंग। तो अपन क्या बोले थे कि वो रिएक्टिव होगा तो ऑक्सीजन का हो सकता है पहले से लेयर होगा उसमें, तो अपन उसको साफ कर देंगे, उसके बाद बर्न करना चालू करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी मैग्नीशियम। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब ये सब उसकी पहचान है ना, जब उसका रिबन बर्न हो रहा होगा तो जो फ्लेम निकल रही है दैट इज डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, मतलब एकदम चमकदार व्हाइट होगा, है ना। हाँ, डैजलिंग। फॉर्मिंग अ व्हाइट एश, वाई MgO। ठीक है, तो ऑप्शन बी। रिएक्शन सही लिखा है, कॉम्बिनेशन। रिएक्शन क्या होगा इसका? Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइन विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वही चूना को पानी में डालो, बीकर गर्म हो रहा था, लेकिन हीट रिलीज हो रही है ना, इसलिए अपन एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं। तो क्विक लाइम रिग्रेट्स विगरसली विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सही लिखा है ना, बहुत करेक्ट है ना, क्योंकि देखो एक्सोथर्मिक के लिए अमाउंट ये रिलीज होना चाहिए हीट। सही है रीजन, अभी तो उसको एक्सोथर्मिक बोल रहे हैं ना। मतलब ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जिसमें दोनों असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है ये? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, उसी पेपर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। While electrolyzing water before passing the current, some drops of an acid are added। हालांकि हमने ये लिखा नहीं है। मान लो अगर प्योर वाटर होगा ना, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर कोई आयंस नहीं है। बट अगर आप सोचिए कि उसमें कुछ अपन ऐड कर दे, कोई सॉल्ट ऐड कर दो या एसिड ऐड कर दो या बेस ऐड कर दो, इन तीनों में से कोई भी अगर आप ऐड करोगे तो आयंस आ जाएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मतलब प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, बट अपन ऐसा पढ़ते हैं टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट प्योर वाटर नहीं करता, बिकॉज टैप वाटर में तो आयंस होते हैं, कुछ ना कुछ डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं आपके टैप वाटर में, राइट। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इन द सेम वे यहां हमने एसिड इसलिए डाला है ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। एसिड जाएगा अंदर तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। लेट्स से अगर आप HCl ऐड कर रहे हो तो HCl जाकर के H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। अगर आप H2SO4 ऐड कर रहे हो तो वो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। इससे आयंस क्रिएट हो जाएंगे पानी के अंदर, और हमें आयंस चाहिए फॉर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर हमने एसिड डाला। आप नमक भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आयंस बढ़ाने हैं। ठीक है, फिर नेम द गैसेस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। कौन कौन सी गैस कैथोड में? अलग अलग लिखना है, ऐसा नहीं फिर एक साथ लिख दिए। आप आपको कैथोड का अलग मेंशन करना है कि कैथोड में ये गैस निकल रही है, ये गैस कलेक्ट हो रही है, और एनोड में ये गैस कलेक्ट हो रही है। तो उसको याद कैसे रखेंगे अपन? हमारे आयंस क्या क्या थे? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यही दो तो निकले थे ना वाटर को जब अपन ने डिसोसिएट करवाया था, यही दो निकलेंगे। अब ये पॉजिटिव आयन है, कैट आयन है, तो ये कहां जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड। देखो इसका नाम कैटायन क्यों पड़ा पता है? क्योंकि ये कैथोड के पास जा रहा है। इसका नाम
ये तो पॉजिटिव आया ना, देख के पॉजिटिव दिख रहा है ना, पर क्योंकि ये रश किया किसके तरफ, कैथोड की तरफ, तो इसलिए इसलिए अपना नाम इसने पता क्या रख दिया, कैथोड का कैट ले लिया, और ये आयन तो खुद था ही, तो उसका नाम क्या पड़ गया, कैट आयन। तो ऐसे याद रखेंगे क्या, कैट आयन कैथोड की तरफ जाता है, एन आयन एनोड की तरफ। एन आयन को नाम अपना एनोड कहां से, एन आयन को अपना नाम एन आयन कहां से मिला, एनोड से। एनोड के पास गया तो एन उससे ले लिया, और वो खुद तो आयन था, तो अपना सरनेम क्या लगा दिया, आयन। ये लोग इलेक्ट्रोड हैं, तो ये लोग ओड ओड लगाए हैं, समझ गए क्या। तो ये जाएगा आपका कैथोड के पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो कैथोड में कलेक्ट होने वाली कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, एंड एनोड में कलेक्ट होने वाली है ऑक्सीजन गैस। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड। इसमें रिलेशनशिप क्या था, हाँ एक गैस डबल कलेक्ट हो रही थी ना, कैथोड में हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन ज्यादा हो रहा था, तो अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम के लिए पूछ रहा ना आपसे, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड, हाँ, इन कैथोड, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 times of volume of oxygen collected at anode. 2 times of volume of oxygen collected at anode. ये क्वेश्चन लिख लो आप लोग कॉपी में, है ना। हाँ जी, टैप वाटर मतलब जो नल से पानी आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, है ना, जल्दी से क्वेश्चन और फिर उसका आंसर भी। तो देखो 3 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। पहला पूछा है कि वाटर वाले उसमें एसिड क्यों डाले, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि कौन कौन सी गैस जनरेट हुई है कहां कहां पर, और फिर उनके बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए इसी फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन के। तीनों का अलग अलग आंसर करेंगे नेक्स्ट अलग अलग लाइन में, ताकि तीनों के आंसर आपके अलग अलग दिखें, एक पैराग्राफ में पूरा नहीं ठूस देंगे, समझ रहे हैं क्या। ये पीडीएफ मैंने आज शेयर करी थी ग्रुप में, है ना, तो एमसीक्यू और असर्शन रीजन आप लोग लिख लेना। सुन रहे हैं क्या, हाँ, और क्या, पूरे कितने मतलब 5 पेपर के मिलाकर के 15 ही क्वेश्चन तो होंगे। समझ गए क्या बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख लिया गया। पर वो क्वेश्चन के बिना आंसर तो अधूरा है ना भाई, किस चीज का आंसर है, कैसे पढ़ोगे बाद में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, वो आप लोग घर में लिख लेना, एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन। ये उसी साइड में कंटिन्यूएशन में, तो आज ये फिर से शेयर कर दूंगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा हमारा, है ना। आप कौन से स्कूल से हो, केवी में ये वाला चैप्टर हो गया है कंप्लीट, चल रहा है, क्या बात कर रहे हो, तो क्या पढ़ा रहे हैं फिर अभी, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तू, अपने मन से बोल रहा है बस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो आप फर्स्ट लिख लो, फिर ये तो आप लोग को पता है क्या होगा। इसका सेकंड का आंसर पता है क्या, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। हाँ, वही वाला मतलब क्या होता है, हाँ, ग्रे, ग्रे में कन्वर्ट होगा, है ना। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट क्या होगा, इसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ऐसा लिखना है कि इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एंड फॉर्म्स सिल्वर एंड क्लोरीन। और बहुत अच्छा होगा कि आप अगर रिएक्शन लिख डालो कि AgCl, यहां पे लिख देना सनलाइट, Ag+Cl2। तो ये व्हाइट कलर का था, ग्रे कलर का हो जाएगा। चलिए इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे,
acid is added to water. Acid is added to water to increase the conductivity of water. Acid is added to water to increase the conductivity of water. Acid is added to water to increase the conductivity of water. ठीक है, फिर अगली लाइन में गैस लिबरेटेड एट कैथोड, हाइफन डाल के हाइड्रोजन गैस. गैस लिबरेटेड एट कैथोड, हाइफन डाल के हाइड्रोजन गैस. एंड गैस लिबरेटेड एट एनोड, हाइफन डाल के ऑक्सीजन गैस. गैस लिबरेटेड एट कैथोड, हाइफन डाल के हाइड्रोजन गैस. एंड गैस लिबरेटेड एट एनोड, हाइफन डाल के ऑक्सीजन गैस. ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन में ये वाला लिख लेंगे. वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड एट कैथोड इज इक्वल्स टू 2 into वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट एनोड. ऐसे ही एग्जाम में भी आप लोग को लिखना है ताकि तीनों पार्ट का आंसर अलग अलग दिखे. वो रीजन था ना, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा. आपने कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसको आपने नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करके रखा बैटरी के, तभी तो वो कैथोड बना. और इस वाले को आपने पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करके रखा है, यानी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. राइट सी बात है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. डन. ठीक है, सेकेंड वाला हो जाएगा ना. किसका? सिर्फ रीजन लिखना है, व्हाट ऑब्जर्वेशन लिखना है, रीजन भी नहीं, ऑब्जर्वेशन. कि आपने अगर सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लेकर के सनलाइट में रख दिया तो उसके साथ क्या होगा. आप क्या लिखोगे, व्हाट इज ऑब्जर्व, द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन. रिएक्शन लिख के खत्म. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट पेपर है ना. द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज. बी. ये कब हुआ भाई. ये तो होता ही नहीं है ना, सिर्फ CaO को आपने पानी में डाला तो CaOH ट्वाइस बनता है. लाइम, क्विक लाइम व्हेन एडेड टू वाटर गिव्स यू लाइम वाटर. खत्म. लाइम प्लस वाटर इज लाइम वाटर. ये सब जो लिखा है ये सब गलत लिखा है ना, ये सब गलत है. हीट सही है बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट सही है. बाकी और कुछ बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है. ये सब क्या कहलाते हैं, बाई प्रोडक्ट. आप बनाना चाह रहे थे लाइम वाटर, उसके अलावा और अगर कुछ बनता है तो वो कहलाता है बाई प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट ये हुआ जिसके लिए हम कर रहे थे रिएक्शन. एंड प्रोडक्ट बोल लो उसको या मेन प्रोडक्ट बोल लो, और उसके साथ जो भी बनते हैं वो सब क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट. उसका हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. अगर हमारे काम का नहीं तो हम यूज नहीं करेंगे उसको. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है, आगे बढ़े. इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. सोडियम ना, Na. आप ये सोचिए कि H2O में से क्या हो गया है, O रिमूव हो गया है, तब तो H2 बचा ना. और रिमूवल ऑफ O को क्या बोलते हैं, रिडक्शन. तो यही होगा, इसने उससे O ले लिया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट आपका Na. ठीक है, चलिए नेक्स्ट.
ये रिएक्शन में अपन ने किया है ना, ZNO से ZN हो रहा है रिड्यूस, C से CO हो रहा है ऑक्सीडाइज, ZNO इज नहीं, उसका रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये पढ़े अपन, ये वाला सेम रिएक्शन किया हमने कॉपी में, तो ये सही लिखा है, अंडरगोज रिडक्शन, असर्शन इज करेक्ट। रीजन देखो, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZNO टू ZN। ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन ए होगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो लिखे हैं अपन ने कि रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, हाँ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स, एक कंपाउंड का कैटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ, और दूसरे कंपाउंड का कैटायन पहले कंपाउंड के एनायन के साथ एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। एक एग्जांपल भी दे देंगे कोई सा भी, येलो पीपीटी वाला एग्जांपल भी हमने याद रखा है, कोई न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हिच इज आल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो दोनों का एक एक देना है। तो न्यूट्रलाइजेशन का आप दे देंगे, HCl एसिड है, NaOH बेस है, गिव्स यू NaCl सॉल्ट प्लस H2O वाटर। ये आपका न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो गया। और प्रेसिपिटेशन का वो येलो पीपीटी वाला कर देना। ये जस्टिफिकेशन बोल रहा है, तो आप जस्टिफिकेशन क्या दोगे इस आंसर, इसको आप न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज। तो जो सॉल्ट बन रहा है ना वो एसिड है ना वो बेस है ना। जो हमारा NaCl सॉल्ट होता है वो किस टाइप का सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, हम खाते हैं इसको, नमक है ना। तो हो गया ना न्यूट्रलाइज। इसमें ना एसिड का टेस्ट है या एसिड का इफेक्ट है, ना इसमें कोई बेस का इफेक्ट है। ठीक है, और दूसरा वाले को प्रेसिपिटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें एक सॉलिड प्रेसिपिटेट हो रहा है इन द टेस्ट ट्यूब। उसका भी रिएक्शन लिख लेना हमारा, वही Ki वाला, Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स यू PbI2 का येलो पीपीटी, प्रॉपर यहां लिखा रहेगा येलो पीपीटी प्लस KNO3। तो जस्टिफिकेशन मांगा है, तो जस्टिफिकेशन अपन यही देंगे कि इसमें एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, और इस रिएक्शन में एक पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी उसको अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, इजी है वाला क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट पेपर में आते हैं, ये लास्ट पेपर हमारा है ना। Select the appropriate state symbols of the product given as X and Y in the following reactions by choosing the correct option from the table given below. रिएक्शन में आपका यहाँ पे देखो X और Y लिखा हुआ है, इसका स्टेट चाहिए हमें। क्वेश्चन समझ में आया है ना। ये एक्स वाई टाइप वाले क्वेश्चन हमने उसमें भी किया, बैलेंसिंग में। देखो ये तो गैस है ना, नो डाउट, YG इसी में लिखा हुआ है, LS और AQ है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और समझ रहे हैं क्या। और वैसे भी ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा ना जिंक सल्फेट का, जिंक H2SO4 में से H2 को हटाएगा। रिएक्शन का नाम क्या है, कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यार। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको दोनों कंपाउंड चाहिए ना, यहाँ पे कंपाउंड एक ही है, ये तो एलिमेंट है, अकेला है तो एलिमेंट है। क्या होगा ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा मत करो है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक ने हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से हटा दिया, तो ये खुद भी आपका, ये एक्चुअली यहाँ पे भी एल नहीं होना चाहिए, ये एक ही होना चाहिए, क्योंकि एसिड एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। कोई भी एसिड कोई भी बेस एक्वस सॉल्यूशन ही होते हैं। सुन रहे हैं क्या। देखिए बिना पानी के एसिड एसिड नहीं है, बिना पानी के बेस बेस नहीं होता। देखिए बेस और एसिड पानी में जाने के बाद ही अपने आयंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिबरेट करते हैं, इसलिए हम उसे एसिड कहते हैं और बेस कहते हैं। अभी अपना अगला चैप्टर है एसिड बेस, तो अपन उसमें पढ़ेंगे कि एसिड्स वो होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन लिबरेट करें। उनकी एसिडिटी ही इसके कारण है और उनकी बेसिसिटी ही इसके कारण है। उनका बेसिक नेचर OH नेगेटिव के कारण है बेस का, और एसिड का एसिडिक नेचर H पॉजिटिव कारण है, और पानी में जाने के बाद ही वो अपने आयंस में ब्रेक होते हैं। तो कोई भी एसिड कोई भी बेस बिना पानी के हो ही नहीं सकता। सुन रहे हैं क्या। ठीक है, हाँ इसमें हाँ ठीक है। देखो मेटल्स आर जनरली रिड्यूसिंग एजेंट्स, मेटल्स आर जनरली
रेडिस, ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझना। हमारे जो मेटल होते हैं ना, वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं टू बिकम या टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। याद करो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट, तब तो बनता है ना Na पॉजिटिव, हाँ या ना। सेम चीज मैग्नीशियम के साथ भी होती है, 2,8,2 वो दो लूज करता है और बन जाता है Mg2 पॉजिटिव। सेम चीज एल्यूमिनियम के साथ भी होती है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, 2,8,3 ये तीन लूज करके Al3 पॉजिटिव बनता है। मेटल्स का नेचर ही होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और दूसरी ओर नॉन मेटल का नेचर होता है या उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। देखो ना, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जो उसका 2,8,7 है उसको वो 2,8,8 कर लेता है बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो जनरली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट गेन करने से ही कंप्लीट हो रहा है, और मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट अचीव करते हैं क्योंकि उनके पास वो लास्ट शेल में एक दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसको वो छोड़ करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप ही बताइए, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? अब एक वो नहीं है तो फिर तो ऑक्सीडेशन ही होगा। अरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग। आप सोचो ना कि अगर मैं मेटल हूं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आपने गेन कर लिया, तो आपका रिडक्शन हुआ, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, आपको इलेक्ट्रॉन किसने दिया, तो मैं हूं ना रेड्यूसिंग एजेंट। तो जनरली मेटल्स आर रेड्यूसिंग एजेंट। अब इसके पहले एक क्वेश्चन था ना जिसमें आप लोग सोडियम बोले थे, आंसर याद है, कहां गया वो क्वेश्चन, ये वाला। अगेन सोडियम मेटल है, मेटल्स आर रेड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर है क्या? देखिए, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडाइज हुआ, नॉन मेटल ने गेन किया, वो रेड्यूस हुआ। अल्टीमेटली मेटल के इलेक्ट्रॉन से तो वो रेड्यूस हुआ ना, तो मेटल्स आर रेड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, बाकी अगर आप वो चीज याद रखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रेड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि देखो ना, मैंने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, बट उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके कोई रेड्यूस भी तो हो रहा है। अपोजिट डेफिनेशन है दोनों की। अगर ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी ने लूज किया है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, वही इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन कर लिया तो वो रेड्यूस हो गया। तो ये रेड्यूस किसके इलेक्ट्रॉन से हुआ, उसी के इलेक्ट्रॉन से हुआ ना, तो वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बदले में वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो वो होना चाह रहा था ऑक्सीडाइज, और एक्सीडेंटली उसने सामने वाले को रेड्यूस भी कर दिया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, उसने ले लिया, तो वो रेड्यूस हो गया। तो उसी के इलेक्ट्रॉन से रेड्यूस हुआ तो उसको अपन रेड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे ना भाई। ठीक है, तो याद रखेंगे, मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट तो दोनों ही है ना, विच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पढ़ रहे हो? सिंपल है ये भी, दो रिएक्शन लिखा हुआ है, दोनों के आपको नाम बताने हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट है, या पहला डिकम्पोजिशन, पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या वो कोविड भी पक्का? देखो ये अकेला मेटल है, ये सॉल्यूशन है, Mg ने H को रिमूव कर दिया, MgCl2 आ गया और H अलग हो गया, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी पीछे लिखा था मैं, है ना, और न्यूट्रलाइजेशन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दिख भी रहा, देखो Na चला गया Cl के साथ, NaCl बना, H गया OH के साथ, H2O बना, पार्टनर एक्सचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। रिडॉक्स तो होते ही हैं। स्टेट वेदर द गिवन इक्वेशन इज, पहला आंसर होगा यस। यस आना चाहिए आंसर में, समझ रहे हो क्या आप लोग? क्योंकि पूछा है ना वेदर दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स और नॉट, तो पहला आंसर होना चाहिए यस, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन।
अब जस्टिफाई करने बोल रहा है तो आप बता दो किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी एक का रिडक्शन हो रहा है, तभी तो वो रिडॉक्स हुआ ना। देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? दे आर द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आप देखो HCl में से H रिमूव हुआ, Cl अकेला दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, तो HCl क्या हुआ? अगर HCl में से H रिमूव हुआ है मतलब HCl क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो MnO2 का रिडक्शन हुआ है, खत्म। अपन ऐसा लिख देंगे HCl is oxidized to Cl2 and MnO2 is, देखो ना MnO2 में से O चला गया तो O का रिमूवल तो रिडक्शन होता है ना। MnO2 is reduced to MnCl2। ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया कि एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ये? आगे बढ़े। With the help of an appropriate example, justify that some of the chemical reactions are determined by change in temperature। एक रिएक्शन इसके लिए देना है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एक एग्जांपल इसके लिए, मतलब ऐसा एक रिएक्शन लिखना है जिसमें टेम्परेचर का चेंज हो रहा हो। तो एंडो एक्सो कुछ भी देख सकते हैं रिएक्शन, दोनों में, एक में टेम्परेचर, एक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, एक में हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। एंडोथर्मिक में देखो अगर रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे आजू बाजू से तो टेम्परेचर को कम कर देंगे, और अगर हीट रिलीज कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। दोनों में से कोई भी एग्जांपल यहाँ पे आप रख सकते हैं, मतलब आइदर एंडो का कोई एग्जांपल और एक्सो का कोई एग्जांपल, तो दिख जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। हाँ वही अपना लाइम वाटर वाले दे दो, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस हीट। ठीक है, फिर इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अभी अपन वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कराए थे, वो सिंबल लिखे थे ना, एक्स सिंबल, एक्स और वाई सिंबल, जी वाला। तो कोई भी आप, जैसे आप मेटल ले लो, कोई भी ऐसा मेटल लो जो हाइड्रोजन के ऊपर है सीरीज में, याद है बहुत सारे मेटल है, कॉपर नहीं है, कॉपर नीचे है, बाकी जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है ना, एल्यूमिनियम है। तो हमने क्या ले लिया? जिंक। और एसिड ले लो कोई सा भी जिसमें H है, तो HCl ले लो। HCl नहीं पसंद है तो H2SO4 ले लो। H2SO4 नहीं पसंद है तो HNO3 ले लो। मैंने उस दिन बहुत सारे आप लोग को एसिड बनवाए थे, याद है? H पॉजिटिव ऐड करते जाओ, किसी भी एनायन के साथ एसिड मिलता जाएगा। OH नेगेटिव के साथ फॉर्मूला बनाते जाओ किसी भी कैटायन का, तो आपको बेसिस मिलते जाएंगे। वैसा कुछ बनाया था ना, एरो बना बना के, है ना। तो इनमें से कुछ भी रिएक्शन का H का रिप्लेसमेंट होगा, और H क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बाकी अगर आप ये HCl लोगे तो सॉल्ट क्या बनेगा? ZnCl2। डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं और क्या। इसके साथ क्या बनेगा? ZnSO4। इसके साथ क्या बनेगा? ZnNO3 का ट्वाइस। ये बस ध्यान रखना है ना, समझ गया क्या? एंड चेंज इन कलर, सिल्वर वाला बेस्ट, व्हाइट से ग्रे हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, देखो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। इस टाइप का एक रिएक्शन हमने और लिखा था, आयरन सल्फेट डॉट 7H2O। जल्दी देखो तो आपके डिकम्पोजिशन में ही मिलेगा आपको। देखो हीट किए थे FeSO4 डॉट 7H2O को, तो FeSO4 अलग हो गया था और साथ पानी अलग हो गया था, मिला? मिला। उसमें भी आपका कलर चेंज हो रहा था, लिखियो कलर चेंज, ग्रीन से ब्राउन कुछ लिखे होगे ना। अरे अपनी कॉपी में नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर तो खत्म हो, डिकम्पोजिशन में मिलेगा ना भाई। हाँ जी, ग्रीन से, हाँ हीट, हीट में नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग है। हाँ ये ग्रीन से डर्टी वाइट, डीटी वाइट क्या होता है? डर्टी वाइट, है ना। तो ये भी था, ये ग्रीन कलर का था, इसको आपने हीट किया था तो FeSO4 प्लस 7H2O बाहर, तो ये ग्रीन से हो गया था डर्टी वाइट। और एक चीज और समझना, इसको फिर और हीट किए थे, एक और रिएक्शन, तब बना था Fe2O3 फिर SO2 SO3, तब ब्राउन हो गया था वो। और ये वाला जो मैं लिखवा रहा हूँ CuSO4.5H2, ये ब्लू कलर का होता है,
इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, है ना। इसको हीट करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा, CuSO4 व्हाइट कलर का मिलेगा आपको, पीपीटी नहीं, व्हाइट पाउडर बस, प्लस 5H2O। ये पानी तो उड़ जाएगा ना, तो सिर्फ पाउडर बचेगा। क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको समझाया था ना, वो चाशनी बनाने वाला प्रोसेस बताया था मैं, कि आप पानी में बहुत सारा शक्कर घोल के उसको ठंडा करने छोड़ दो, तो बहुत सारी शक्कर क्रिस्टलाइज हो जाती है, और उस क्रिस्टल में जितना पानी का मॉलिक्यूल अटैच है उसी को अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल में कितना पानी अटैच है उसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये FeSO4 का एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ 7 मॉलिक्यूल चिपके हुए रहते हैं। 7 मॉलिक्यूल मतलब 7 बूंद मत समझना, एक बूंद मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, एक बूंद में तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बूंद पानी में करोड़ों से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल आपको दिखेगा भी नहीं पानी का। सुन रहे हैं क्या? तो 7 मॉलिक्यूल भी नहीं दिखने वाले पानी के, ठीक है। चलिए, हो गया, ये समझ गए क्या क्वेश्चन, है ना? ठीक है, तो ये वाला भी नोट कर लेना आप लोग कॉपी में, है ना। MCQ सारे, असर्शन रीजन सारे, और ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा नया दिखा हमको, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अपन अपने एनसीईआरटी वर्ग में भी नहीं था ना। मतलब अपन पढ़े तीनों चीजें हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम नहीं था कि ऐसा कोई रिएक्शन का एग्जांपल दो जिसमें ये हो रहा हो, ठीक है। इसमें एक ऐसा भी आ सकता था कि यूज ऑफ कैटलिस्ट, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें आप कैटलिस्ट यूज किए हो। कैटलिस्ट क्या होते थे? दे आर द केमिकल रिएक्शन विच ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना। वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में हेल्प करते हैं या होने में हेल्प करते हैं, उनके बगैर रिएक्शन नहीं होगा। उनको हम क्या बोल रहे हैं? कैटलिस्ट। विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, वो एक्चुअली में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं अपन? क्योंकि प्रोडक्ट में उनका कोई हिस्सा नहीं है, प्रोडक्ट में आपको वो नहीं दिखने वाले, बट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रीचिंग द प्रोडक्ट। समझ गए? उन्होंने हेल्प करी आपको प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ योर चैप्टर 1, जो अपना केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है ना। इसका टेस्ट लूंगा मैं, तो मे बी 18th या 19th को, आप लोग की छुट्टी भी होगी ना। काय का? इसी का ही सेम चैप्टर। फिजिक्स पे क्या आ रहा है?